हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। तो हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग पढ़ रहे थे और बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में हम अब पढ़ेंगे सिस्टम रिकवरी। पहले हमने डेटा रिकवरी पढ़ी थी, फिर सिस्टम रिकवरी, यानी पहले डेटा को कैसे रिकवर करेंगे, अब हम पढ़ेंगे सिस्टम की रिकवरी कैसे की जाएगी। तो हमारी स्टडी ये कहती है कि डेटा और सिस्टम दोनों की रिकवरी क्रिटिकलिटी के बेस में की जाएगी। जैसे हमने क्रिटिकल डेटा डिटरमाइन कर लिया था, हमने डेटा को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था, उसी तरीके से सिस्टम की क्रिटिकलिटी हम डिटरमाइन करेंगे। और एक बार हम सिस्टम की क्रिटिकलिटी डिटरमाइन कर लेंगे, उसके बाद हम जो है सिस्टम की रिकवरी स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। तो हमने रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट इनपुट की तरह काम करेगी। मैनेजमेंट के पास रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जाएगी और रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट में जो डेटा होगा उससे क्या है, सिस्टम को रैंक किया जाएगा क्रिटिकलिटी के अनुसार। तो यानी कि रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट वो सोर्स है। हम रिस्क असेसमेंट में हमने ये पढ़ा था कि रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनती है। तो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट एक सोर्स का काम करेगी, एक डॉक्यूमेंट्स का काम करेगी, जिससे कि हम सिस्टम की रिकवरी को प्लान करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट मंगाएंगे और मैनेजमेंट मंगाएगा और फिर उसके अंदर का डेटा देखिएगा। डेटा देखने के बाद उस सिस्टम को क्रिटिकलिटी के अनुसार आपका डिटरमाइन करेगा। तो अब ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्रिटिकलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिटिकल सिस्टम्स और क्रिटिकल डेटा का ही बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में सबसे पहले जो सिस्टम अगर बैठ गया तो सिस्टम को अप एंड रनिंग, कौन सा सिस्टम सबसे पहले अप एंड रनिंग किया जाएगा, जो क्रिटिकल है। क्रिटिकलिटी पर ध्यान दिया जाएगा क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात है। सारे के सारे सिस्टम को अप एंड रनिंग करने में लग जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सबसे पहले क्रिटिकल सिस्टम्स को रन करने की कोशिश की जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कार है, रास्ते में आप जा रहे हैं और कार अचानक रुक जाती है। तो सबसे पहले आप ये होता है कि तो आप ये देखते हो इस कार का इंजन खराब हो गया है। सबसे पहला आपको होता है किसी तरीके से कार चल जाए, तो यानी इंजन स्टार्ट हो जाए। और एक बार इंजन स्टार्ट हो गया, कार मूव करने लगी, तो फिर आप और चीज़ें देखने लगते हो। तो कार अप एंड रनिंग होनी चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज कार जा रही है, आप कहीं किसी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो और कार ब्रेक डाउन हो जाती है, तो पहले आप ये नहीं देखते हो कि एसी चलना चाहिए। पहले आप देखते हो, एसी तो बाद में है, गर्मी हो रही है बाहर, लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कार का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार किसी तरह से स्टार्ट हो जाए, कार किसी तरह से चलना स्टार्ट हो जाए। एक बार कार चलना स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप आगे की चीज़ें देखोगे। तो इसी तरीके से ये है कि क्रिटिकलिटी डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिटिकलिटी कहाँ से डिटरमाइन की जाएगी, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट से की जाएगी। और उसके बाद फिर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा भाई कौन से सिस्टम क्रिटिकल हैं और कौन से सिस्टम वाइटल हैं, कौन से सिस्टम सेंसिटिव हैं और कौन से सिस्टम नॉन क्रिटिकल हैं। और फिर उसी के बाद रिकवरी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। तो वेरियस ऑप्शंस जो भी डिटरमाइन किए जाएंगे वो इस बात पर निर्भर होंगे, एक तो क्रिटिकलिटी पर निर्भर होंगे और दूसरा टाइप ऑफ सिस्टम्स पर भी होंगे कि सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, नेटवर्क सिस्टम होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा, किस टाइप का सिस्टम है। मतलब जो वेरियस ऑप्शंस होंगे, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम होगा तो वहाँ पर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में फाइंड आउट करना इजी रहेगा। नेटवर्क सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होंगे, वहाँ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स कम होंगे। तो कौन से क्रिटिकल सिस्टम होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अलग तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा। और अगर सेंट्रलाइज सिस्टम है तो जो भी सिस्टम सेंट्रलाइजेशन का पॉइंट है वो वहाँ पर क्रिटिकलिटी सेंटर्ड होगी। तो आप टाइप ऑफ सिस्टम्स भी क्रिटिकलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो यानी दो चीज़ें हैं। पहले तो आप रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाओगे। अगर मान लिया सपोज आप ऑडिटर हो, ऑडिटर बन के जाओगे तो आप क्या कहोगे, पहले भैया सिस्टम रिकवरी ऑडिट कर रहे हो तो आप कहोगे कि क्रिटिकल सिस्टम्स कैसे डिटरमाइन किए हैं। और उसको डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आप रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट मंगाओगे और फिर देखोगे उसके अनुसार डिटरमाइन किए गए हैं कि नहीं किए गए। इसके बाद अगला टॉपिक हमारी स्टडी में वो कॉन्टिजेंसी कंसिडरेशन है। तो कॉन्टिजेंसी कंसिडरेशंस जो हैं, कंटिजेंसी के कंसिडरेशन है, यानी कि वो जो कंटिजेंसी हम कंटिजेंसी सॉल्यूशंस जो हम डिटरमाइन करेंगे वो कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे। ये जनरली क्या होगा, कंटिजेंसी कंसिडरेशन प्रिवेंटिव इन नेचर हो गए। हमने ये पढ़ा था प्रिवेंटिव होते हैं और एक करेक्टिव होता है, दो चीज़ होती है, प्रिवेंटिव और करेक्टिव।
करेक्टिव क्या होता है, जब प्रॉब्लम होती है उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, और प्रिवेंटिव क्या होता है, प्रॉब्लम होने से पहले लिए जाते हैं ताकि प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जाए। तो कंटिजेंसी कंसिडरेशंस मोस्टली प्रिवेंटिव इन नेचर्स होंगे। तो आज की डेट में क्या होता है कि हर सिस्टम जो है वो टेलीकम्युनिकेशन लाइंस पर डिपेंडेंट होता है, लोकल एरिया नेटवर्क पर डिपेंडेंट होता है, वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी पर डिपेंडेंट होता है, यानी कनेक्टिविटी पर डिपेंडेंट होता है। तो हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे जो कि प्रिवेंटिव नेचर हैं और स्पीड, रिकवरी की स्पीड बढ़ा देंगे और इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर को कम से कम कर देंगे। तो हमारी स्टडी सबसे पहले कंटिजेंसी कंसिडरेशन के बारे में बताती है, और वो कहती है कि रिस्क असेसमेंट से हमें रिजल्ट्स को यूज़ करना है, यूजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम रिस्क असेसमेंट। तो ये बोलती है कि जो प्रायोरिटीज़ हैं और जो एक्सपोजर्स हैं, और ये प्रायोरिटीज़ और एक्सपोजर्स कहाँ पर होंगे, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में होंगे। तो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स में जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी प्रायोरिटीज़ दी गई हैं, जो भी एक्सपोजर्स दिए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, लिस्टेड हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हो, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए हो, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए हो, या दूसरे सिस्टम्स के लिए हो, उनको हम रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद रिकवरी रिक्वायरमेंट और प्रायोरिटीज़ डिटरमाइन करेंगे। दूसरा कंटिजेंसी कंसिडरेशंस के बारे में हमारी स्टडी बोलती है हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स को स्टैंडर्डाइज कर देंगे। यानी कि सिस्टम रिकवरी तेज तब होगी आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब थ्रू आउट सिस्टम स्टैंडर्डाइज्ड हो। जितना सिस्टम स्टैंडर्डाइज्ड होगा उतना रिकवरी ईजी होगी। मालूम पड़ा, अगर थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने लैपटॉप्स खरीदना शुरू किया, मालूम पड़ा कुछ लैपटॉप सोनी का खरीद लिया, कुछ HP का खरीद लिया, कोई किसी और का खरीद लिया, तो आपको वैसे तो हार्डवेयर कॉम्पेटेबल होता है जनरली, लेकिन आपको ये पता नहीं रहेगा कि भाई कौन सा सिस्टम कहाँ पर यूज़ हो रहा था, क्या स्पेसिफिकेशन थी। मतलब अगर मान लिया सपोज आपने एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम किया तो रिकवरी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। रिकवरी कॉस्ट रिड्यूस क्यों हो जाएगी? क्योंकि स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा सारे मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स का, और वो एक दूसरे, अगर एक सिस्टम खराब हुआ तो दूसरा जो नॉन क्रिटिकल सिस्टम के पर यूज़ हो रहा है जो चीज़, वो यहाँ पर लाई जा सकती है। तो स्टैंडर्डाइज आपको कंपोनेंट को अगर आपने स्टैंडर्डाइज किया तो मेंटेनेंस भी रिड्यूस होगी और उसके बाद रिकवरी के टाइम पर आप जल्दी रिकवर कर देंगे। मतलब अगर मान लिया सपोज आपके पास सपोज थोड़ी देर के लिए ये समझ लेते हैं प्रिंटर्स हैं, और प्रिंटर्स अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स हैं। तो हर टाइप का प्रिंटर में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। हर तरीके के प्रिंटर को अलग तरीके से ओपन किया जाता है, हर तरीके के प्रिंटर को अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। अब अगर एक प्रिंटर में प्रॉब्लम आ गई और एक डिपार्टमेंट का प्रिंटर है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो आपको ये पता रहता है, जनरली क्या होता है, ये पता चल जाता है ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर दूसरे डिपार्टमेंट के प्रिंटर में प्रॉब्लम आ गई है तो जनरली पहला आदमी दूसरे डिपार्टमेंट को भी हेल्प कर सकता है। मतलब एक फीडबैक लूप, एक नॉलेज लूप क्रिएट हो जाता है ये अगर स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। स्टैंडर्डाइज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स हैं तो एक तो वो इंटरचेंजेबल होते हैं। वैसे तो कंप्यूटर मॉड्यूलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर चलता है, इसलिए जनरली इंटरचेंजेबल होते हैं। लेकिन अगर आपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स को, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर्स को स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर यूज़ कर रखें तो वो रिकवरी कॉस्ट कम हो जाएगी, रिकवरी जल्दी हो जाएगी। उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी। उसके बाद हमारी स्टडी बोलती है डॉक्यूमेंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड वेंडर्स के बारे में बोलती है। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और वेंडर का डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम आर्किटेक्चर कॉन्फ़िगरेशन को अगर आपने डॉक्यूमेंट कर रखा है तो आपको पता है क्या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, क्या कौन कौन से वेंडर्स हैं, सारी चीज़ लास्ट लेवल तक डॉक्यूमेंटेड है। तो आपको पता है कहाँ पर कौन सा सिस्टम गया। अगर मान लिया सपोज थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए आपके IT डिपार्टमेंट में कुछ लोग चले गए या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कुछ बंदे चले गए, अब नए बंदे आ गए और एक डिज़ास्टर स्ट्रक आउट हो गया उसी टाइम पर। और जैसे ही डिज़ास्टर स्ट्रक आउट हुआ तो बंदों को उसका स्पेसिफिकेशन ही पता नहीं है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल्स या सिस्टम आर्किटेक्चर, कॉन्फ़िगरेशंस, इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर मान लिया सपोज डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में, तो आप देख सकते हो। तो अगर मान लिया डॉक्यूमेंटेशन है तो रैपिड इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट ईजी हो जाएगा।
डिस्ट्रप्शन हुआ, वो आपने जल्दी से इक्विपमेंट को रिप्लेस कर लिया, ऑर्डर कर लिया, क्योंकि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सब पता है, डॉक्यूमेंटेड है। तो यानी कि सबसे पहले रिस्क असेसमेंट के रिजल्ट्स का आप यूज़ करोगे कंटिजेंसी कंसिडरेशन में। प्रायोरिटीज़ और एक्सपोजर्स जो होंगे रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स में होंगी, उसी के अनुसार रिकवरी रिक्वायरमेंट्स और प्रायोरिटीज़ बनाई जाएंगी। दूसरा ये है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल स्टैंडर्डाइज्ड यूज़ करोगे, जो स्टैंडर्डाइज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पेरिफेरल्स यूज़ करोगे, क्योंकि उससे रिकवरी इजी हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, और एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के बैकअप के रूप में काम कर सकता है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है लॉन्ग टर्म में। तीसरी चीज़ ये, आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और वेंडर्स को डॉक्यूमेंट करोगे, यानी कहीं एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कि सिस्टम आर्किटेक्चर और कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में लिखा होगा। और इससे क्या होगा कि जिस समय डिज़ास्टर स्ट्रक करेगा उस समय इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट जल्दी हो सकेगा। उसके बाद हमारा स्टडी कंटिजेंसी कंसिडरेशन में एक और चीज़ कहती है, वो कहती है चेक अगेंस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी एंड सिक्योरिटी कंट्रोल्स। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज एक सिक्योरिटी पॉलिसी और सिक्योरिटी कंट्रोल्स आपने लगा रखे हैं, और जिस समय आप कंटिजेंसी सॉल्यूशंस वर्कआउट कर रहे हैं, उस समय आपने कहा कि जी कोई कंटिजेंसी आएगी तो उसमें वही सिस्टम्स, वही सॉफ्टवेयर्स, वही कंट्रोल्स यूज़ करने चाहिए जो आपने डॉक्यूमेंट कर रखे हैं। क्योंकि अगर मान लिया आपने सिस्टम्स, मान लिया सपोज एक पर्टिकुलर डेटाबेस है, डेटाबेस में आपने एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, आप पर्टिकुलर कंपनी का यूज़ कर रहे हो, लेकिन जैसे ही थ्रेट्स आती है तो आप दूसरी कंपनी का यूज़ करने लगते हो। दूसरी कंपनी का यूज़ करने पर आपको डिफरेंट टाइप का सपोज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, या उसमें क्योंकि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर लगा रखा है तो उसकी अपनी तरह की सिक्योरिटी नीड्स होती हैं। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपने एक सॉफ्टवेयर लगा रखा है, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर के अंदर एंटीवायरस अपडेशन इनबिल्ट हो, वो कंपनी ऑटोमेटिकली वो अपडेशन कर रही हो, पैचेस हों, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसके पैचेस वो कंपनी ऑलरेडी दे रही है। और दूसरा सॉफ्टवेयर हो सकता है उस केस में उतनी अपग्रेड्स अवेलेबल नहीं हो, उतना उसके लिए हम कोई दूसरे सॉफ्टवेयर्स और पैचेस और अपग्रेड्स हमें लगाने पड़ रहे हो, ताकि सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के अनुसार हो। लेकिन अगर मान लिया सपोज डिज़ास्टर स्ट्रक करे और उस टाइम पर आपने क्या किया है कि दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया, क्योंकि उसकी ईजी अवेलेबिलिटी है, तो क्या होगा, सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट हो जाएगा। तो जिस समय आप सिस्टम को बनाते हो, जिस समय आईटी सिस्टम्स को डेवलप करते हो, उस समय पूरा आईटी सिस्टम डेवलप होते होता है, उस समय क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ कंपेटेबल होनी चाहिए सिक्योरिटी के अनुसार। जिस तरह का आप हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है सिक्योरिटी से कंपेटेबल होनी चाहिए। तो जिस समय आप डेवलप कर रहे हो उस समय आप उस तरह के सिक्योरिटी सॉल्यूशंस लगाते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप डिज़ास्टर स्ट्रक करते ही उस समय आप दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने लगते हो, क्योंकि उस समय आपको ऑपरेशनल करना है सिस्टम को, तो उससे क्या है, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना है। तो कंटिजेंसी सॉल्यूशन में वही सिक्योरिटी सॉल्यूशंस यूज़ होनी चाहिए जो कि आप ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। तो मतलब अगर आप कंटिजेंसी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स ढूंढ रहे हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे रिस्क असेसमेंट वगैरह आप कर रहे हो, तो वो वही होनी चाहिए जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हो, कंटिजेंसी में वही होनी चाहिए। इसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी जो है, हमारी जो स्टडी है वो स्ट्रेटेजीज़ फॉर सेंट्रलाइज सिस्टम बताती है। यानी सेंट्रलाइज सिस्टम के लिए क्या आप स्ट्रेटेजी रखोगे, यानी सिस्टम रिकवरी, आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम की सिस्टम रिकवरी कर रहे हो, सिस्टम फेलियर हो गया और सिस्टम रिकवरी कर रहे हो, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज़ होंगी। तो ट्रेडिशनली क्या होता था कि बीसीपी या डीआरपी जो भी होती थी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग या डीआरपी होती थी, वो एक कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए होती थी। मतलब उस टाइम पर क्या होता था, पहले मेन फ्रेम या लार्ज कंप्यूटर्स होते थे, और क्या होता था कि अगर मान लिया सपोज कोई मेन फ्रेम इनएसेसिबल हो गया है या नॉन फंक्शनल हो गया है या कहीं पर प्रॉब्लम हो गई है, तो आप क्या करते हो, मेन फ्रेम सेंट्रिक डिज़ास्टर रिकवरी प्लान होता था। तो मेन फ्रेम सेंट्रिक डिज़ास्टर रिकवरी प्लान कब होता था, जब मेन फ्रेम्स होते थे जनरली। और मेन फ्रेम्स क्या होता था कि वो क्या करते थे कि कॉम्पेटेबल हार्डवेयर से
जो प्रॉब्लम जो इनएसेसिबल नॉन फंक्शनल मेन फ्रेम्स हैं उन्हें रिप्लेस कर देते थे। ये सिंपल मेथड्स थी। तो लेकिन अब जो है, क्योंकि सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम यूज़ होते हैं, साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स भी यूज़ होते हैं, तो थोड़ा आर्किटेक्चर चेंज हुआ है। तो जो अब हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, सेंट्रल सिस्टम रिकवरी की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले क्या है, मिरर साइट्स क्रिएट करना या एक्टिव रिकवरी साइट्स क्रिएट करना। ये बहुत महंगा सॉल्यूशन है, लेकिन ये रामबाण दवा है। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर मिरर साइट क्रिएट कर दी, एक्टिव रिकवरी साइट क्रिएट कर दी, तो कंपनी समझ लो तकरीबन किसी भी डिजास्टर से रिकवर कर सकती है। अगर मान लिया आप, इसमें क्या होता है कि सबसे रिलायबल तरीका ये है मिरर साइट क्रिएट करना या एक्टिव रिकवरी साइट क्रिएट करना। तो आप क्या करते हो कि मतलब कहने का मतलब ये है कि ये फुल प्रूफ सिस्टम बैकअप स्ट्रेटेजी है। और इसमें क्या होता है, आप एक फुल्ली रिडंडेंट सिस्टम क्रिएट करते हो। रिडंडेंसी हमने पहले भी पढ़ा। रिडंडेंसी का मतलब ये है कि उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर देना। डुप्लीकेट वर्क करना रिडंडेंसी क्रिएट करना होता है। कई जगह पर रिडंडेंसी फायदेमंद होती है, कई जगह पर नुकसानदायक होती है। जहाँ पर रिडंडेंसी आप क्रिएट करोगे तो वहाँ पर क्या है कि डेटा डबल रिकॉर्ड हो रहा है, मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ गए। लेकिन रिडंडेंसी बैकअप सिस्टम में हेल्प करती है, बैकअप क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो आप पूरी फुल्ली रिडंडेंट सिस्टम क्रिएट करोगे और एक एक्टिव रिकवरी साइट या मिरर साइट क्रिएट करोगे। तो उसमें क्या होता है कि आप 2 आइडेंटिकल डेटा सेंटर्स क्रिएट करोगे। थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लो कि जो फेसबुक एक कंपनी है, तो फेसबुक में सपोज एक शहर है, शहर के बराबर आपका एक डेटा सेंटर है। सपोज वहाँ उनका डेटा सेंटर है, एक काफ़ी बड़ा डेटा सेंटर है। तो उस डेटा सेंटर जो है उसमें क्या होता है, जो भी हम फेसबुक में शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं, सारी की सारी चीज़ें उस डेटा सेंटर में रिकॉर्ड होती रहती हैं। अब अगर आप मिरर साइट क्रिएट करोगे तो एक दूसरी डेटा सेंटर क्रिएट करोगे और उस डेटा सेंटर में वो सारी इंफॉर्मेशन होंगी जो ये पहले डेटा सेंटर में होगी। तो यानी कि मतलब क्या है कि आप रिडंडेंट सिस्टम्स क्रिएट करोगे, मिरर साइट क्रिएट करोगे। मिरर में क्या होता है कि आप जाते हो, मिरर को देखते हो तो आप ही जैसा एक आदमी दिखाई देता है। मतलब मिरर के सामने आप खड़े होगे तो आप ही जैसा दिखाई देगा। तो मिरर साइट क्या होगी कि वो ऐसी साइट होगी जहाँ पर जो एक साइट को मिरर करेगी। लेकिन वो मिरर, जिस समय आप मिरर को देखते हो तो आपस आमने सामने होते हो, लेकिन मिरर्ड साइट्स बहुत दूर होती हैं, ताकि एक साइट में डिजास्टर आए तो दूसरी साइट को में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनी से अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। मतलब 2 आइडेंटिकल डेटा सेंटर क्रिएट करना ये जनरली कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। बैंक्स में ज़रूरी है, बैंक्स में मिरर्ड साइट क्रिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लिया सपोज SBI का सेंट्रलाइज डेटाबेस है तो उसके आइडेंटिकल एक डेटाबेस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक डेटाबेस फेल हो गया तो दूसरा डेटाबेस काम करता रहे। मान लिया सपोज कल की डेट में वॉर हो जाए, पाकिस्तान से एक मिसाइल आए, एक डेटा सेंटर ख़त्म हो जाए, या अगर अर्थक्वेक आए या बिल्डिंग गिर जाए, आग लग जाए, डेटा सेंटर ऑपरेशनल हो जाए या नॉन ऑपरेशनल हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो दूसरा डेटा सेंटर होना चाहिए, इतनी डिस्टेंस में होना चाहिए कि पहली जगह से काफ़ी डिस्टेंस में होना चाहिए। और डिस्टेंस आज के वर्चुअल वर्ल्ड में मैटर नहीं करती है। अगर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में है तो कनेक्शन अप एंड रनिंग होगा, दूसरा कनेक्शन अप एंड रनिंग हो जाएगा और सर्विसेज उसी लेवल के आपको मिलने लग जाएंगी। तो यानी कि एक डेटा सेंटर अगर मान लीजिए सपोज दिल्ली में है तो दूसरा बेंगलोर में हो सकता है। तो अलग अलग जगह डेटा सेंटर हो सकते हैं। तो कहने के अगर ऐसे समराइज़ करें तो हम ये कहेंगे कि मिरर साइट और एक्टिव रिकवरी साइट जो है मोस्ट रिलायबल सिस्टम है बैकअप स्ट्रेटेजी का। इसमें क्या है, पूरी तरीके से रिडंडेंट सिस्टम क्रिएट किया जाता है। एक्टिव रिकवरी साइट क्रिएट की जाती है या मिरर साइट क्रिएट की जाती है। मिरर साइट का मतलब मिरर साइट, शीशे वाली साइट, दर्पण वाली साइट, मिरर वाली साइट, जिसमें आप अपने आप को देख सको तो आप जैसी पिक्चर दिखाई दे कंप्लीट। तो मिरर साइट क्या होती है, मिरर साइट में आप आइडेंटिकल डेटा सेंटर क्रिएट करते हो जो कि हर कंपनी नहीं कर सकती। और फिर अगर आप आइडेंटिकल डेटा सेंटर आपने क्रिएट कर दिया तो आप किसी भी डिज़ास्टर से रिकवर कर सकते हो। तो सपोज अगर एक डिज़ास्टर हो गया तो रिडंडेंट सिस्टम एक
सेपरेट फैसिलिटी रिडंडेंट सिस्टम का काम करेगी, और वो इतनी दूर होगी कि डिज़ास्टर से अफेक्टेड नहीं होगी और उसे ऑनलाइन आ जाएगा दूसरा सिस्टम। तो क्या होगा कि जैसे ही डिज़ास्टर हुआ दूसरी साइट एक्टिव होगी या यूज़र्स को उस साइट में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन आजकल क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड है, तो दूसरी एक्टिव साइट्स क्या होगी, दूसरा बैकअप सिस्टम जो है वो काम करने लगेगा, वाइड एरिया नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क से वो जुड़ा होगा और वो अपना काम करने लगेगा। तो ये सबसे रिलायबल लेकिन सबसे महंगी मेथड है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हॉट साइट्स, वार्म साइट्स एंड कूल साइट्स। हॉट साइट, वार्म साइट एंड कोल्ड साइट,